लेबनान में पेजर अटैक को लेकर दुनिया हैरान है। एकदम से पेजर फटने लगा और देखते ही देखते 11 लोगों की मौत हो गई और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हिजबुल्लाह के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह ने इस पेजर अटैक के लिए मोसाद यानी कि इजराइल को जिम्मेवार ठहराया है। बदले की कार्रवाई की भी बात की है। दरअसल लेबनान में जिस तरह से पेजर अटैक हुआ, इससे खुद हिजबुल्लाह भी हैरान है। हमले को लेकर इजराइल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, न ही हमले की जिम्मेवारी ली है और न ही इससे इनकार किया है। लेकिन दुनिया जानती है कि मोसाद इस तरह के खतरनाक ऑपरेशन पहले भी कर चुका है। पेजर अटैक से हिजबुल्लाह भले ही हैरान हो, लेकिन मोसाद को जानने वालों को पता है कि मोसाद के लिए इस तरह के हमले बच्चों के लिए छोटे खिलौने बनाने जैसा है। चलिए आपको बताते हैं मोसाद के 5 बड़े ऑपरेशन जिसने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक बना दिया। 1960 ऑपरेशन फिनाले। 1957 में पश्चिम जर्मनी के हेस राज्य के प्रमुख अभियोक्ता और यहूदी नस्ल के जर्मन नागरिक फ्रिट्ज बायर ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क स्थापित करके बताया था कि एडोल्फ आइकमन जीवित हैं और अर्जेंटीना में किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहे हैं। आइकमन ने हजारों यहूदियों की हत्या की थी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद एडोल्फ आइकमन को 3 बार पकड़ा गया, लेकिन वो हर बार गिरफ्त से भाग निकले थे। आइकमन ने अर्जेंटीना में छुपकर रहने की खबर पुख्ता होने के बाद मोसाद ने प्लान बनाना शुरू किया। आइकमन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटते थे। थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे। योजना बनी कि इस ऑपरेशन में 2 कारें हिस्सा लेंगी और एक कार में उन्हें किडनैप किया जाएगा। बस से उतरते ही आइकमन को पकड़ लिया गया। 20 मई की रात आइकमन को इजरायली एयरलाइंस वर्कर की ड्रेस पहनाई गई। उनकी जेब में जीव जिक्रोनी के नाम से एक झूठा आई कार्ड रखा गया और अगले दिन उनके विमान ने तेल अवीव में लैंडिंग की। किसी को भनक तक नहीं लगी और मोसाद ने अपना काम कर दिया। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड। म्यूनिख ओलंपिक साल 1972 सितंबर का महीना। इसराइल के एथलीट म्यूनिख ओलंपिक विलेज के अपने फ्लैट्स में सो रहे थे कि एकाएक पूरा अपार्टमेंट मशीन गनों की आवाजों से गूंज उठा। फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 लड़ाके खिलाड़ियों की पोशाक पहनकर अपार्टमेंट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों और 1 जर्मन पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। घटना के 2 दिन बाद ही इसराइल ने सीरिया और लेबनान के पीएलओ के 10 ठिकानों को बमबारी करके नष्ट कर दिया। कहते हैं इसराइल ने इस ऑपरेशन को अगले 5 साल तक जारी रखा था। सीरिया में मोसाद की पकड़। 1960 के दशक में सीरिया और इसराइल के संबंध खासे खराब थे। गोलन हाइट्स पर सीरियाई फौज से इसराइल की उत्तरी सीमा पर रहने वाले समुदायों को बार बार धमकी मिल रही थी, जिससे इसराइल में बेचैनी बढ़ रही थी। सीरिया में इसराइल के खिलाफ बनने वाले खुफिया राजनीतिक और फौजी मंसूबों को भांपने और सही खबर निकालने के लिए सीरिया के अंदर एक एजेंट की जरूरत थी। एली कोहेन के रूप में उन्हें इस काम के लिए एक व्यक्ति मिला। एली कोहेन का जन्म मिस्र में हुआ था और वे सीरियाई मूल के यहूदियों के बेटे थे, जिन्होंने पहले भी इजरायली खुफिया एजेंसी में नौकरी पाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट कर दिए गए थे। 1960 में मोसाद ने एली कोहेन को जासूस के रूप में भर्ती करने का फैसला किया और उन्हें सीरिया में जाकर जासूसी करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक समय में तो कोहेन को उप रक्षा मंत्री का उम्मीदवार भी माना जाता था और दशमिक में वे किसी भी तरह की बिजनेस डील या करार करवा सकते थे। कोहेन ने तमाम खुफिया जानकारियां जुटाई और मोसाद को दे दी। एली कोहेन ने 1964 में इजरायली सरकार को खबर दी कि सीरिया जॉर्डन नदी के पास एक बड़ी नहर बनाकर इसराइल की पानी सप्लाई काटने की योजना बना रहा है। मोसाद ने जानकारी सरकार तक पहुंचाई और तुरंत ही इजरायली विमानों ने पानी मोड़ने वाले भारी उपकरणों और कैंपों पर तगड़ी बमबारी करके प्लान को विफल कर दिया। 1965 में एली कोहेन को सीरियाई और सोवियत अधिकारियों ने अति संवेदनशील पहचान उपकरण का उपयोग करते हुए पकड़ा था, जब वे एक खुफिया संदेश इजराइल भेज रहे थे। कोहेन को मौत की सजा सुनाई गई और राजधानी दमिश्क के बीचों बीच उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसराइल में आज भी कोहेन को बतौर एक देशभक्त हीरो
याद किया जाता है। मोसाद का मिशन ईरान। इसराइल और ईरान के संबंध हमेशा से तीखे रहे हैं। आज भी हमास के साथ युद्ध को लेकर और हिजबुल्लाह को लेकर दोनों के बीच संबंध खराब ही है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए इसराइल ने उनके सेंट्रीफ्यूज में तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके लिए मोसाद ने पूर्वी यूरोपीय फ्रंट कंपनियों की स्थापना की, जिन्होंने कथित तौर पर ईरान को दोषपूर्ण इंसुलेशन बेच दिए। इनके संयुक्त इस्तेमाल की वजह से ईरान के नए सेंट्रीफ्यूज बेकार हो गए। जनवरी 2010 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक सलाहकार की उनकी कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल में छिपाकर रखे गए विस्फोटक से हत्या कर दी गई। 2011 में ईरानी परमाणु परियोजना प्रमुख अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी बगल चल रहे मोटरसाइकिल चालक ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटी सी डिवाइस चिपका दी। चंद सेकंड बाद ही उस डिवाइस से विस्फोट हुआ और साइंटिस्ट की मौत हो गई। साल 2021 में एक ईरानी परमाणु ठिकाने में यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा, जब एक बड़े विस्फोट के कारण साइट पर बिजली गुल हो गई, जिससे यूरेनियम को समृद्ध करने वाले सेंट्रीफ्यूज ठप पड़ गए थे। इसमें भी मोसाद का ही हाथ बताया गया था। हमास के खिलाफ जंग। कुछ साल पहले हमास ने इसराइल की मोसाद एजेंसी पर ट्यूनीशिया में रह रहे अपने एक कमांडर मोहम्मद अल ज़वारी की हत्या का आरोप लगाया था। ज़वारी ने न सिर्फ हमास बल्कि हिजबुल्लाह के लिए भी कई खतरनाक हथियार बनाए थे। कहा जाता है कि ज़वारी ने एक ऐसे जहाज का डिवाइस तैयार किया था जो पानी के अंदर ही किसी दूसरे जहाज को तबाह कर सकता था। मोसाद ने ज़वारी को मारकर हमास का एक तरह से कलेजा ही काट दिया। इसके अलावा ऑपरेशन एंटेबे के तहत मोसाद ने युगांडा में हाईजैक एयर फ्रांस की उड़ान से बंधकों को छुड़ाया था। ऑपरेशन डायमंड के तहत मोसाद ने एक इराकी पायलट को सोवियत रूस के मिग-21 को इजराइल ले जाने के लिए राजी किया, जिससे इजराइल की वायुसेना को बहुत फायदा हुआ। हिजबुल्लाह कमांडर इमाद गुगनीह की हत्या, पीएलओ के अबू जिहाद जैसे कमांडरों की हत्या भी मोसाद की काबिलियत और जासूसी की दुनिया में उसके अलहदा होने की कहानी बयां करती है। तो यह है मोसाद की कहानी और मोसाद के कारनामे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।